दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग डीडीए से रिलेटेड एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर होगा नीव तहसीलदार, पटवारी, माली, एएसओ, जेएसए, इस तरह से और भी जितने सारे पोस्ट होंगे। कुछ नाम छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन कर देना कि सर मुझे इस पर्टिकुलर पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग डेली बेसिस पे 15-20 क्वेश्चन का सेट करेंगे और जैसे ही पूरा का पूरा एक पेपर कवर हो जाएगा तो उसका पूरा कंपाइलेशन मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, दोबारा से करके उस सबको कंपाइल करके मैं डाल दूंगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो निशांति अकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांति अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप, इन दोनों जगह को आप ज्वाइन कर लेना। आप वहां से जो है पूरा का पूरा पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो विद सॉल्यूशन। ये जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये नीब तहसीलदार का पेपर है। नीब तहसीलदार 2023 में जिसका पेपर हो रखा है, तो 2023 का ये सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 का क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं और इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन जो दिखेगा ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है। मतलब पहले हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, तो जिसमें आज हम लोग 15 से 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 शैल बी। अब यहाँ पे जो पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में होगा। जिस बच्चे का ये पेपर है शायद उसने इंग्लिश मीडियम में दिया था, इसीलिए इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर दिखेगा। और मैं आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हुआ भी चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 शैल बी। कह रहा है कि जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का यानी कि डीडीए का, जो कि कंस्टिट्यूट करा गया है, मतलब ये जो चेयरमैन की जो पोस्ट होती है, अध्यक्ष की जो पोस्ट होती है, इसे कंस्टिट्यूट करा गया है किसके अंडर? तो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अंतर्गत जो है इस पोस्ट को कंस्टिट्यूट करा गया है। तो ये एक्चुअल में के कौन होता है ये पूछा गया है। तो देखो चेयरमैन जो होता है वो एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये एक अतिरिक्त कार्यभार है जो दिया जाता है। ठीक है, ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब, देखो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी किसी पोस्ट पे रिक्रूटेड होता है, लेकिन इसको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको डीडीए का चेयरमैन भी बनना है। ठीक है, समझ में आया? मतलब जैसे मान लो कि आपको जो, जैसे आप लोग नेब तहसीलदार का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं आपकी ज्वाइनिंग हो गई नेब तहसीलदार के पोस्ट में, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डेट में जो आपके एरिया का, अगर मान लेते हैं कोई पटवारी है, वो पटवारी नहीं आया काम पे, ठीक है, या छुट्टी लिया हुआ है, तो आपको बोल दिया गया, जो आपका जो चीफ कमिश्नर है उसने बोल दिया कि तहसीलदार साहब आपको जो है कुछ दिनों तक पटवारी की भी जिम्मेदारी जो है आपको निभानी है। तो ये जो पटवारी वाला जो पोस्ट आप निभाओगे, ये आप अतिरिक्त जो कार्य हैं जो आप कर रहे हैं, तो ये वही चीज है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब ये इसका कोई ऑफिशियल कोई ये पोस्ट नहीं है, पद नहीं है, बस एक अतिरिक्त कार्यभार रहता है। किसको दिया जाता है? मतलब ये जो एक्चुअल में अतिरिक्त कार्यभार है चेयरमैन ऑफ डीडीए का, ये एक्चुअल में वहन कौन करता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एक्स ऑफिशियो। मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो एनसीआर, जो दिल्ली एनसीआर है उसका, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वही जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो मतलब अतिरिक्त कार्यभार आपको दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में जो डीडीए का जो चेयरमैन है वो कौन है, तो विनय, ठीक है, VINAI, विनय कुमार सक्सेना नाम है इनका। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये जो है अभी करंट में चेयरमैन है डीडीए के। तो अब देखो चेयरमैन हो गए डीडीए के जो कि अतिरिक्त कार्यभार है, तो वास्तविक जो होगा इनका जो पोर्टफोलियो होगा एक्चुअल में ये कौन होंगे? तो ये होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल यानी एनसीआर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एनसीआर दिल्ली का वो अभी करंट में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। उन्हीं को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा कि डीडीए का चेयरमैन भी कौन है? वही है। क्लियर हो गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए, अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करता है हमें। और प्लस सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए मत करना क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन सही तरीके से हो सकता है निशान सर के द्वारा, तो फिर सब्सक्राइब करिए।
ताकि मैं आपको जितने भी जेन्युइन कंटेंट है वो प्रोवाइड करके दे सकूं। ठीक है, इसके अलावा कमेंट जरूर करना कि आपको क्या चाहिए और डीडीए से रिलेटेड, ताकि मैं उस चीज के ऊपर मैं रिसर्च करूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि मैं वो चीज जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे लेकर के आ सकूं, ताकि आप सभी का बेस्ट प्रिपरेशन हो किसी भी पोस्ट के लिए। अगर आप डीडीए के अंदर कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको किस चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है, जो आपके प्रिपरेशन में आपके लिए बेस्ट होगा, उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको वीडियो दूंगा उस पे। ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया which reserved 50% of seat for women in पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है राजस्थान है। अगर आपसे पूछ ले कि जो पहला स्टेट, जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन था, तो आंसर होगा बिहार। ठीक है, बिहार जो था वो पहला स्टेट था जिसने क्या करा कि वुमेन के लिए पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे वुमेन का जो सीट है वो 50% रिजर्व कर दिया। ठीक है, कब करा था, तो 2006 में, 2006 में। ठीक है, 2006 में जो है 2006 में बिहार जो था वो पहला स्टेट था, फर्स्ट स्टेट था। सेकेंड स्टेट की बात करें तो कौन है, राजस्थान है। ठीक है, ये आई थिंक 2009 में, 2009 में राजस्थान जो है सेकंड स्टेट बना। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड स्टेट है वो एमपी है। ठीक है, एमपी वाला मैं श्योर नहीं हूं, आप एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, एमपी वाले में सेकंड स्टेट जो है वो राजस्थान है कंफर्म, फर्स्ट स्टेट बिहार है कंफर्म। ठीक है, ये जो है 2006 में इसने स्टार्ट करा था ये रिजर्वेशन कि 50% रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए। कहां पे, तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। और अगर राजस्थान की बात करें तो ये सेकंड नंबर का स्टेट बना। ठीक है, एमपी जो है आई थिंक थर्ड नंबर का स्टेट है, बट मैं तीसरे वाले के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो आप गूगल एक बार जरूर कर लेना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे जो है आपका डीडीए एक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 दिख रहा है। तो पंजाब, यहाँ पे क्वेश्चन है सेक्शन 19 ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 वो किस चीज के बारे में बात करता है। देखो, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। एक पावर होती है कि भाई ये किसी को भी बुला सकता है समन के लिए। अब ये जो समन के लिए बुलाया जाता है तो बेसिकली जो पर्पस होता है कि जिस पर्सन को बुलाएगा वो उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करवाया जा सके गवाही के तौर पे। ठीक है, तो मतलब कोई एक एविडेंस चाहिए तो फिर जो है किसी भी पर्सन को रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, बुला सकता है। इसके अलावा अगर कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है, अब चूंकि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू एक्ट है तो मतलब लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट हो गया, जैसे मान लेते हैं मैं एक पर्सन हूं, आप दूसरे पर्सन हो। ठीक है, ये जमीन मेरी है, आपने आकर के बोला भैया ये तो मेरी जमीन है। ठीक है, तो अब ये चीज क्या हो गया, ये डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट हो गया तो बाद में जो है रेवेन्यू ऑफिसर ने देखा कि एक्चुअल में ये जो लैंड का जो केस है वो कब का है, ये उस टाइम का है जब आपका कौन सा एक्ट चल रहा था, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 जो है चल रहा था। ठीक है, अब ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 चल रहा था, उस समय का है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो दोनों पार्टी को बुलाएगा। दोनों पार्टी को बुलाएगा तो दैट इज द फर्स्ट काम। तो मतलब रेवेन्यू ऑफिसर का एक काम क्या है, वो पार्टीज को बुला सकता है, पार्टीज को बुला करके उससे डिमांड कर सकता है कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास। ठीक है, और दूसरा नंबर का ये काम क्या है, आपसे कागज भी मांग सकता है कि भाई ये आप अगर बोल रहे हो ना कि आपकी ये जमीन है तो कागज दिखाओ। ठीक है, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पावर्स होती हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की। तो अब ये जो समन वाला पावर है ये किसका पावर हो सकता है, आप बताओ। आप अगर नॉर्मली अगर आपने मूवी वगैरह सब देखी होगी तो आपने देखा होगा कि समन करने का, किसी भी पर्सन को बुलाने का अधिकार या पावर जो होता है वो किसके पास होता है, तो आंसर होगा कोर्ट के पास। तो एक्चुअल में जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन मैं बता रहा हूं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता भी है बहुत बार एग्जाम में। तो आपसे अगर पूछ ले कि कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है, तो आंसर होगा रेवेन्यू ऑफिसर। किस एक्ट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। क्लियर हो गया। तो जो सेक्शन 19 है वो किसके बारे में बात करता है, तो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में बात करता है, जो क्या कर सकता है, समन्स वगैरह से बुला सकता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटी for 2023 as per the list released by Economics Intelligence Unit। अब
EIU के द्वारा 2023 में जो लिस्ट आउट हुआ था इंडिया का सिटी, वो कौन था? अहमदाबाद था। ठीक है, ये रिडंडेंट हो चुका है क्वेश्चन, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर आपसे अभी के समय में पूछ ले कि इंडिया का कौन सा सिटी है जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पब्लिश करा गया है कि ये सिटीज है जहां पे इंडिया के अंदर रहा जा सकता है, तो आंसर है दो। ठीक है, पहला जो है वो है न्यू दिल्ली या दिल्ली। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, 2024 का डाटा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 25 वाला अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो 2024 में न्यू दिल्ली या दिल्ली, ठीक है, ये पहला सिटी हो गया जहां पे रहा जा सकता है। मतलब ये ग्लोबल लेवल का जो है ये सर्वे होता है। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे है वो है मेरा मुंबई। ठीक है, ठीक है, अब तो ऑब्वियस है, आप ये भी समझ सकते हैं ना, ग्लोबल लेवल पे है। ग्लोबल लेवल पे है तो ग्लोबल लेवल के लोग सोचेंगे। अब उनको क्या पता कि गांव में रहने का मजा क्या होता है। ठीक है, कितनी शुद्ध हवा, कितना शुद्ध पानी मिलता है। ठीक है, वो लोग अब अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गांव के लोगों से देखो टक्कर लेंगे, ले सकेंगे शहर के लोग? तो आंसर है नहीं। तो मतलब ऐसे नहीं ले पाएंगे, मतलब हेल्थ वगैरह सब में नहीं ले पाएंगे। मतलब ऑक्सीजन में तो बेचारे जी रहे हैं, मास्क लगा करके जीते हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन गांव के देखो, गांव की जो शुद्ध हवा है वो अगर शरीर में जाती है तो लगता है कि हाँ भाई कुछ जा रहा है। एक्चुअल में अभी के समय में जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो यही है। ठीक है, जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एज पर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, 2013 में ही ये आया है, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अगर डीडीए एक्ट का मतलब जो डीडीए से जुड़ा हुआ जो रिलेवेंट एक्ट है, चाहे आप नेब तहसीलदार, नायब होता है एक्चुअल में, नेब नेब मेरे मुंह पे बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत किसी को लगेगा सर को तो मतलब नायब भी बोलने नहीं आता है, फिर भी जो है मतलब पढ़ा रहे, ये क्या पढ़ा पाएगा, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग, कमेंट भी आता है कुछ कुछ का। ठीक है, अब मेरे मुंह पे बैठा हुआ है नायब तहसीलदार। ठीक है, तो देखो जो नायब नायब तहसीलदार है और पटवारी है, अगर आप इसका प्रिपरेशन करेंगे तो दिल्ली रिलेवेंट एक्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ है इससे रिलेटेड अगर पढ़ना चाहते हैं कि पूरा एक्ट क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, मतलब वीडियोस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, अगर तीनों चाहते हैं तो निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पे दिल्ली रिलेवेंट एक्ट का भी कोर्स सेपरेटली अवेलेबल कराया गया है। तो आप चाहें वो भी परचेज कर सकते हो, ताकि ये वाला पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप इसका अलग से प्रिपरेशन कर सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एज पर द राइट to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, the qualification for appointment as presiding officer किसका? लैंड एक्विजिशन का, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी का। ठीक है, इज एज अंडर, तो किसके अंडर आएगा? तो एक्चुअल में ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, ये प्रेसिडिंग ऑफिसर किसका होता है? लैंड एक्विजिशन का। मतलब ये जो अथॉरिटी होती है जो बेसिकली लैंड से जुड़ा हुआ जो एक्विजिशन है उसके ऊपर में काम करती है, उसके रिहैबिलिटेशन के ऊपर में काम करती है और रीसेटलमेंट के ऊपर में काम करती है। तो इस अथॉरिटी का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्या होता है? तो बेसिकली वो पर्सन जो प्रेसिडिंग ऑफिसर बनेगा उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की पावर्स होनी चाहिए। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई। इसको बहुत डिटेल में हम लोग जो है आगे की वीडियोस में आपको मिलेंगी कुछ, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे जितना अच्छा कंटेंट हो सके उतना अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकूं। लेकिन एक सच्चाई है जो आप सभी स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि यूट्यूब जो है एजुकेशन लाइन में बहुत ज्यादा पैसे नहीं देता, और डीडीए सब ऐसी पोस्ट हो गई जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। जैसे एसएससी वगैरह से में आपको बहुत स्टूडेंट मिलेगा, तो अगर यूट्यूब पे भी अगर कोई कंटेंट अगर ला रहा है ना, तो वो आराम से कमा करके निकल जाता है, पैसे अच्छे खासे कमा करके निकल जाते हैं जिससे वो सर्वाइव कर सके। लेकिन इस तरह की जो रेयर वैकेंसीज आती है, इस पर इतना ज्यादा जो है चार्म नहीं होता कि लाखों व्यूज हो जाए, तो एटलीस्ट कम से कम 10,000 5,000 तो एटलीस्ट निकले कि सामने वाले का। बहुत कम मतलब इतनी कम वैकेंसी है, ऊपर से वैकेंसी मतलब क्या, भरने वाले जो पोस्ट है वो दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के लोग ही होंगे, और ज्यादा मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग नहीं भरते। तो ऑब्वियस है कि यूट्यूब पे अगर मैं वीडियोस अगर सारी लेकर के आऊँ, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर कोर्सेज वगैरह सब आप यूट्यूब पे ही स्टार्ट करिए, तो करने में कुछ नहीं आता, मेरा कर सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब दे तो है एटलीस्ट ढंग का। ठीक है, इसीलिए हम लोग कोर्स का प्राइस नॉमिनल रखते हैं। बहुत किसी को अगर ज्यादा लगता है तो कूपन कोड वगैरह सब रहता है, आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस व्हाट्सअप नंबर से डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर करंट कूपन कोड क्या है, जिससे मैं कुछ और कॉन्सेशन के साथ जो है ये कोर्स ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 5 वाला तो हो गया, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन द मंथ ऑफ जून 2023 during the state visit of Prime Minister Narendra Modi in the USA, which of the following companies was invited by him to manufacture semiconductor in India? Micron Technology इसका राइट आंसर होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में माइक्रोन टेक्नोलॉजी किस तरीके की कंपनी है। तो ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेमीकंडक्टर बनाना। सेमीकंडक्टर क्या होता है भैया, तो आप देखो, आपने जो है मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, अगर आपने उस चीज को यूज करा है, ठीक है, सिलिकॉन चिप भी कहते हैं उसको, अगर आपने उसको यूज करा है, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसमें रैम होता है, रोम होता है, ठीक है, एसएसडी होता है, हार्ड डिस्क होता है, तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसे बनाने की कंपनी, वो बनाने की कंपनी है, एक बहुत इमिनेंट कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो इसको इंडिया में इनवाइट करा था 2023 में। किसने करा था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जी ने, जब वो वहां पे विजिट करने के लिए गए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब ये क्वेश्चन, आप इसको मतलब छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का पर्पस क्या हो रहा है, पर्पस ये हो रहा है कि एक चीज जैसे डीडीए एक्ट्स वगैरह से जो स्टैटिक पार्ट है, तो एक्चुअल में आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है। सेकंड, आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछा कैसे जाता है। जैसे बहुत किसी में क्या होता है, अभी मैं एक्ट की क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने पूछा, ठीक है, जब लाइव सेशन चलता है कोर्स के अंदर, तो उसमें एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर एक्ट तो आप बता रहे हो कि भाई ये सेक्शन है, ये चैप्टर्स है, ये आपको पढ़ना है, इसके अंदर ये सारी चीजें, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज को क्लियर करो। तो यहाँ पे जो आप चीजें देख रहे हैं ना एक्ट वाला, उससे क्या पता चल रहा है, आपसे सेक्शन उठा करके पूछ लेगा, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2-3 स्टेटमेंट दे दिया और आपसे पूछा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन सब स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि आपको जो एक्ट जो पढ़ना है, उस एक्ट के सारे सेक्शंस आपको मालूम होने चाहिए सही से। अब चूंकि ये लॉ है तो ऑब्वियस है कि दिस इज हैक्टिक वर्क, आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू मग अप थिंग्स, ठीक है, आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और नीब तहसीलदार बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप कोर्स में भी हो तो भी आपको पता होगा कि नीब तहसीलदार जो है एक जो है ऑफिसर लेवल का जो है ये पोस्ट होता है। तो नीब तहसीलदार हो गया, पटवारी भी बहुत, मतलब देखा जाए तो बहुत अच्छी ही पोस्ट है ये भी। और इसके बाद जो है आप नीब तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार वाला जो है, मतलब ये सब चार्मिंग पोस्ट है। मतलब अगर दिल्ली के अंदर अगर कुछ अच्छा करना है, अगर कुछ अच्छा बनना है, तो ये सारे पोस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे अगर अभी भी अगर आपने नहीं भरा है, अप्लाई नहीं करा है, तो आप अप्लाई कर देना। 5 नवंबर आई थिंक लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन मई जून 2023 along with India, which of the following neighboring country was affected by extremely सीवर साइक्लोन स्ट्रॉम बिपार जॉय, ठीक है। जिसको कहते हैं ना, देखो ये टोन है, बंगाल का टोन हो गया। जैसे एक होता है बिपर, ठीक है, बहुत ही विपत्ति वाला, ठीक है, बहुत ही विपार, मतलब जैसे होता है ना बहुत ही भारी, एक तरह का मतलब मेहमत टास्क हो गया। तो जॉय मतलब विपार जॉय, मतलब बड़ा भयानक सा कुछ हो गया, ठीक है, वो चीज। तो वैसा नाम है यहाँ पे। तो एक साइक्लोन था जिसका नाम था बिपार जॉय। तो बिपार जॉय जो साइक्लोन स्ट्रोम है, एक्चुअल में इससे इंडिया के साथ साथ कौन प्रभावित हुआ था, पाकिस्तान प्रभावित हुआ था। ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट 2023 वाला। 2025 में अगर पूछ लेगा तो क्या पूछेगा, 2000 आपसे 24 में या 24-25 में जो साइक्लोन आया था, जो हिट करा था इंडिया को, वो एक्चुअल में कौन था। तो इसका जो नाम है बेसिकली, इसका नाम है शक्ति, ठीक है, साइक्लोन शक्ति है जो अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, जो शक्ति जो है 2025 में आया हुआ है, ठीक है। कैसा साइक्लोन है, तो साइक्लोनिक स्ट्रॉम है जो इंडिया को अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। शक्ति 2025 का है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। करंट अफेयर का सेक्शन इंपॉर्टेंट कितना है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्राइमरली यूज्ड इन क्लाउड सीडलिंग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत कॉमन क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, मतलब एसएससी वगैरह से में भर के पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड इसका आंसर होगा। ये एक्चुअल में ये कैसा क्वेश्चन था, ये जो है आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था आपसे, ये आपका ये हो गया फिजिक्स। आप बोल सकते हो कि फिजिक्स का क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा है। केमिस्ट्री में भी डाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मतलब साइंस का क्वेश्चन हो गया वो,
नेक्स्ट है मेरा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2011 सेल सीज टू हैव इफेक्ट फ्रॉम। अब जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 2011 वाला, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ये जो सीज हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल में सीज जो है ये कब हो गया था, मतलब इसका जो लास्ट डेट था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली स्पेशल प्रोविजन जो हुआ था, इसका जो लास्ट डेट था वो कब था, 31 दिसंबर 2023। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2023 में ये जो सीज होने वाला था, मतलब खत्म होने वाला था 2023 में, इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, अब ये चीज जो है दोबारा से एक्सटेंड हो गई है, तो ये क्वेश्चन दोबारा से इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जिसको ये अपडेट वाला नहीं पता है तो उसको लगेगा कि 2023 में ये खत्म हो गया है, मतलब ये वाला जो एक्ट था, ये वाला प्रोविजन खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, इस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एज पर सेक्शन 27 ऑफ the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, the collector having determined the dash of the land to be acquired shall be calculated the total amount of compensation to be paid to the land owner। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर अगर अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुक्के से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये जो एक्ट है बेसिकली ये चीज डिसाइड करती है कि जो भी लैंड का एक्विजिशन हो रहा है वो फेयर तरीके से होना चाहिए। एक्विजिशन मतलब जो खरीद बिक्री चल रही है जमीन की, वो फेयर तरीके से होना चाहिए। फेयर तरीके का मतलब मान लेते हैं ये जमीन आपकी है, जिसका आपका नाम हो गया ए। ठीक है, बी ने आकर के बोला कि भैया ये जमीन मुझे दे दो। ठीक है, अब ये जमीन मुझे दे दो, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मुझे जमीन को एक्चुअल में एक अभी का जो करंट मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बेचना है, और अगर उसमें भी अगर आपको लगता है कि मेरा जमीन जो है प्रीमियम लोकेशन पे है, तो आप उसका दाम जो है बढ़ा करके बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं रोड के किनारे की जमीन है, ठीक है, मेन रोड के किनारे की, तो अब तो बोलोगे भैया मैं तो इतने करोड़ रुपए लूंगा, इससे कम में तो मेरा होगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे पार्टी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बी वाला जो पर्सन है वो एक्चुअल में ये पता करेगा कि इसका ये जो जमीन है, इसका एक्चुअल में गवर्नमेंट के नजर में मार्केट वैल्यू क्या है। तो अगर गवर्नमेंट के नजर में जो मार्केट वैल्यू होगी वही मार्केट वैल्यू पे ये लेना चाहेगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत बार ये चीज नहीं होता, बहुत बार क्या होता है, लोग ऊंचे दाम में भी ले लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट वैल्यू इस जमीन की, अगर मान लेते हैं मार्केट वैल्यू मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या मार्केट वैल्यू होना चाहिए, वो डिसाइड करती है कि 1 करोड़ रुपए है इस जमीन की मार्केट वैल्यू। ठीक है, लेकिन ए ने बोला कि भाई मेरी जो जमीन है ये एकदम मेन रोड पे जमीन है और इससे समथिंग किलोमीटर मतलब आसपास में ही कहीं पे नया एयरपोर्ट खुलने वाला है। तो आपने बोला कि भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पे, तो ये चीज जो 1 करोड़ थी ना, आपने इसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया कि मैं बेचूंगा तो 10 करोड़ पे बेचूंगा, उससे कम में तो बेचूंगा नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बी अगर देखेगा कि भाई मेरे को इससे कितना प्रॉफिट होने वाला है, अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो वो शायद आपका ले ले 10 करोड़ में भी, क्योंकि जमीन ऐसी चीज है जो डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और लोग जो है मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा प्राइस पे भी लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर ए को लगता है कि मार्केट वैल्यू मेरी 1 करोड़ रुपए है और बी जो है उस एरिया का डॉन निकल जाए और बोलेगा इसके पास आकर के भाई मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख में तुझे ये जमीन मेरे नाम पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए को तो भारी लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट वैल्यू से कभी कम प्राइस में इसको जमीन मिल रहा है। तो यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो अथॉरिटी होंगी वो ये इस चीज को इंश्योर करती है कि एक्चुअल में जो बेचने वाला है वो उसको एटलीस्ट जो है मार्केट प्राइस पे जमीन जो है उसको मिल जाए, मतलब जो लैंड एक्विजिशन हो वो किस पे होना चाहिए, मार्केट प्राइस पे एटलीस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है इन द मंथ ऑफ मई 2023 पीएम नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कंट्रीज है, तो आपको पता होगा 2023 में आई थिंक पीएम नरेंद्र मोदी को 4 या 5 कंट्री से जो है अवार्ड मिला था, जिसमें से एक कंट्री जो है पपाओ न्यू गिनी जो था वो था। तो इसका एक आंसर तो आपको यहाँ पे हो गया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज और थी, कुछ कंट्रीज और थी, इसमें आपको फीजी वगैरह सब याद होगा, 2023 में फीजी से भी नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला था।
इजिप्ट से भी मिला था, फ्रांस से भी मिला था, ग्रीस से भी मिला था, तो इस तरह के कुछ और कंट्रीज थे जिससे उनको अवार्ड मिला था। अभी तक टोटल नरेंद्र मोदी को कितने सारे अवार्ड मिल गए हैं बाहर की कंट्री से? मतलब अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी को अभी तक टोटल कितने अवार्ड मिल चुके हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के तहत दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो पहला वाला है रिट ऑफ डिमांड मे बी इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन और आफ्टर द डे फॉलोइंग दैट ऑन विच द एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू अक्रूज। अब पहला वाला जो स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो रेट ऑफ डिमांड को इशू कर सकता है। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिमांड जो है एक्चुअल में एक ऐसा लेटर होता है जिसके द्वारा रेवेन्यू ऑफिसर ये जारी करता, अल्टीमेटम एक तरह समझ लो, जारी करता है कि भाई अब जो है आपको इतना रेवेन्यू जो है इस लैंड का देना ही पड़े। मतलब जो लैंड का जो ऑनर है उसको एक अल्टीमेटम देता है कि भाई अगर आपने इतने इस डेट तक अगर अपना टैक्स या रेवेन्यू जो होगा लैंड का वो अगर जमा नहीं करा सरकार को तो उसके बाद हम लोग जबरदस्ती जो है आपसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड अल्टीमेटम या फिर रेट ऑफ डिमांड। अब ये रेट ऑफ डिमांड जो है कौन इशू करता है? रेवेन्यू ऑफिसर इशू करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सेकंड क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफॉल्टर ऑफ द एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो अरेस्ट वारंट जो है जारी नहीं कर सकता है डिफॉल्टर के अगेंस्ट में। तो इसका आंसर है ये वो जारी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रेवेन्यू ऑफिसर को कि वो रेवेन्यू क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। अब रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो रेवेन्यू वो पहले क्या करेगा? एक अल्टीमेटम देगा कि भाई आपका रेवेन्यू इतना हुआ है और इतने समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको क्या करना है? इस चीज को जमा करना है। ठीक है, अगर वो नहीं जमा करता है तो पुलिस लेकर के जाएगा और अरेस्ट वारंट मतलब अरेस्ट वारंट लेकर के जाएगा, भैया कि आपको इतना का अल्टीमेटम दिया था, नहीं आया है, अब चलो चलो जेल में चलो, वहां से रेवेन्यू वसूलेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे कैन नॉट नहीं होगा, कैन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो पहले दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और पहला वाला सही है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। अब देखो दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, ये चीज मैंने कोर्स में भी कंप्लीट करा हुआ है अभी। ठीक है, पहला वाला एक्ट कंप्लीट होने वाला है, आज कंप्लीट हो जाएगा। दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 के तहत आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो पहला जो ऑप्शन है वो है पटवारी इज अपॉइंटेड फॉर ईच तहसील। तो आपको पता है कि पटवारी जो होता है वो तहसील में अपॉइंट नहीं होता है, तहसील के लिए अपॉइंट कौन होता है? तहसीलदार। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है पटवारी इज अपॉइंटेड फॉर ईच हल्का, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। मतलब जो हल्का होता है, हल्का मतलब क्या होता है? हल्का मतलब होता है किसी एक गांव का पर्टिकुलर एरिया, जो एक सेक्शन, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है कि इस गांव का इस पर्टिकुलर एरिया का जो मेन हेड होगा वो पटवारी होगा। और पटवारी का जो मतलब समझ लो पटवारी का जो वर्किंग एरिया है जहां तक वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? हल्का कहेंगे। तो पटवारी को अपॉइंट करा जाता है हर एक हल्का के लिए, बिल्कुल सही है। तीसरा है पटवारी एंड कानूनगो, ठीक है, शेल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट, दूसरा भी सही है, मतलब तीसरा वाला भी सही है। तो पहला वाला गलत है, ए इज रॉन्ग, ए इज इनकरेक्ट एंड बी एंड सी आर करेक्ट, पहला ये चीज सही हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेशन अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 हैज बीन प्रोवाइडेड इन। अब देखो प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन का प्रोविजन, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे इसको आप बोल सकते हो, जैसे मान लो दो पार्टी है, ठीक है, दो पार्टी के बीच में किसी एक पर्टिकुलर लैंड के लिए प्रॉब्लम हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो ये कोर्ट केस ना बने, मतलब कोर्ट में ये केस ना जाए, तो उससे पहले कोर्ट से बाहर जो है इस मसले को आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर इसको बोलते हैं ना, मध्यस्थता करवाने वाला, ठीक है, तो एक तरह से वही हो गया आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर आर्बिट्रेशन जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अंदर कहां पे मेंशन है? तो चैप्टर 10 के अंदर
ठीक है, चैप्टर 10 के अंदर ये चीज मेंशन करा गया है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसके बारे में बात करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे जो आज हम लोगों ने नायब तहसीलदार का जो 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उससे कवर करा है। इसी तरीके से और भी पार्ट्स आएंगी। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।